नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी से जून 2026 के 16 विशेष महायोगों के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से कई राशिफल आते हैं, मासिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, बाकी ग्रहों के गोचर पर भी यथासंभव वीडियोस देता ही हूँ मैं। लेकिन ये जो महायोग वाला वीडियो है जो मैंने पिछले साल ही पहली बार आरंभ किया था, ये बहुत विशेष होता है ज्योतिष प्रेमियों के लिए, जो थोड़ा समझते हैं ज्योतिष को या जो ग्रहों की गोचरीय स्थिति को जानना चाहते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं ग्रहों के प्रमुख योगों के बारे में बात करता हूँ। एक ग्रह की, दो ग्रहों की युति हो रही है, तीन ग्रहों की युति हो रही है, कोई ग्रह विशेष योग बना रहा है, ग्रहण योग लग रहा है, नवपंचम योग बन रहा है। इस प्रकार से कई योग बनते हैं जिसके कारण जीवन में कई प्रभाव बदलते हैं। अच्छा और बुरा दोनों ही घटित होता है। और जैसा मैंने कहा, जो लोग ज्योतिष के द्वारा गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं वो इन कालखंडों को समझकर अपने जीवन को और उपयोगी बना सकते हैं। और अगर यकीन मानिए, जो 5 महीने का कालखंड है इसमें बहुत विशेष योग बन रहे हैं। राहु शुक्र की युति होगी, अंगारक योग बनेगा, ग्रहण योग बनेगा, दोष बनेगा, जिसको भी जो भी कह लीजिए। शुक्र उच्च के होंगे, शनि के साथ उनकी युति बनेगी, पिता पुत्र की युति बनेगी यानी कि शनि सूर्य की। बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, बृहस्पति उच्च के भी होंगे, उनका नवपंचम योग पहले राहु से बनेगा फिर शनि से बनेगा। गुरु शुक्र की युति होगी, गुरु बुध की युति होगी। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है और उसको समझने के लिए वीडियो काफी उपयोगी होगी। प्रयास मैं समझाने का पुनः करूंगा कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कि आप बोले मेरा लग्न ये है तो वृश्चिक है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि वृश्चिक है तो अलग बनाइए, कोई बोलेगा मेरा जोडियाक वृश्चिक है तो अलग बनाइए, कोई बोलेगा मेरी नाम राशि वृश्चिक है तो अलग बनाइए। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित है। और नाम राशि तो उससे तो तभी देखिए जब आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वैसे तो नाम राशि चंद्र राशि पे ही आधारित होनी चाहिए, लेकिन यूजुअली होता नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे हिसाब से अगर आपको पता है अपना टाइम आदि तो लग्न से देखिए, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। 7.5 आदि के वीडियो को छोड़कर अगर लग्न से ही देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जैसा मैंने कहा, जहाँ से रिलेट करता है वहाँ से आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का पहले योग के साथ। शुरू करते हैं पहले योग के साथ, जो कि है राहु और शुक्र की युति, गुरु और शिष्य साथ साथ। ये कब होगा? 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में, जब शुक्र उच्च अभिलाषी होकर चौथे घर में आ जाएंगे। चौथे घर के शुक्र के पास दिग्बल होता है। शुक्र आपके सप्तमेश हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी कि राजयोग बना रहे हैं। और राहु शुक्र की युति तो बहुत श्रेष्ठ होती है। आज के टाइम में कुछ युतियां जो आपको सक्सेस डिफाइन आपके लिए कर सकती है, गारंटी कर सकती है भौतिक लेवल पर, वो राहु शुक्र की युति है। राहु शुक्र के शिष्य हैं और केतु भी शुक्र के शिष्य हैं, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं राहु और शुक्र की प्रकृति बहुत सिमिलर है और केतु और शुक्र की प्रकृति एकदम विभिन्न है। हम अपने दोस्तों कौन कैसे चुनते हैं? जिनके साथ हमारा एक कंफर्ट लेवल हो, हमारी आदतें मिलती हो और हम वहां पे बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं। अब यहाँ पे शुक्र को देखें तो शुक्र मित्र राशि में भी है और एक मित्र ग्रह के साथ भी बैठे हैं, तो शुक्र की अवस्था अच्छी हो गई। ग्रह की कई प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं ज्योतिष में, दीप्त आदि अवस्था। तो उसमें एक ग्रह अगर अपने मित्र राशि में भी होता है, अगर मित्र के साथ बैठता है तो वो बली हो जाता। तो यहाँ पे शुक्र काफी बली है आपके लिए, दिग्बली है, स्थान बल भी उनको प्राप्त हुआ है, राहु के साथ है।
राहु चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो पहला तो सप्तमेश राहु के साथ है, यानी कि बिजनेस में बढ़ोतरी, विवाह का योग बन जाता है, प्रमोशन का योग बन जाता है। 12वें घर के स्वामी है शुक्र, राहु के साथ बैठे हैं, विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, यहाँ से शुक्र का प्रभाव 10वें घर पर होगा, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, ऑलरेडी विदेश में है, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, या ऑलरेडी विदेश में है और इमिग्रेशन के पेपर अपने के लगवाना चाहते हैं, या इंडिया में ही है और कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी, इन सब में आपको लाभ प्राप्त होगा। चौथे घर के शुक्र वाहन का सुख, जमीन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, रेनोवेशन, लग्जरी एनहेंसमेंट, हर चीज के योग बताता है। लेकिन सप्तमेश है, राहु केतु एक्सेस में फंस गए, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही है, और इसके साथ ही आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत बिगड़ सकती है। दूसरा, चौथे घर में राहु शुक्र और 12वें घर के स्वामी है शुक्र, और एक वक्री गुरु भी उनको देख रहा है। वक्री गुरु या गुरु क्या है आपके, धनेश है, पंचमेश है। घर में पैसा तो आएगा नो डाउट, लेकिन घर में बहुत कलह कलेश हो सकते हैं, बहुत भयंकर कलह कलेश हो सकते हैं। माता की तबीयत खराब, घर में मेल जोल ना बैठना, घर से दूर चले जाना लड़के, घर में एक जो इमोशनल हैप्पीनेस होती है उसकी कमी हो जाना, और ट्रस्ट इश्यूज ये बहुत रहेंगे। तो जहाँ ये राहु शुक्र की युति भौतिक रूप से आपको बहुत संपन्न करने वाली है, वहीं बाकी एरियाज में प्रॉब्लम देंगी, भयंकर खर्चे होने वाले हैं। 12वें घर के स्वामी चौथे घर में, गाड़ी पर खर्चा, अब मैंने वाहन खरीदने का योग तो बताया ही, लेकिन ऑलरेडी वाहन है तो भयंकर वाहन पे खर्चा, वैसे ही खर्चे बढ़ जाएंगे, लग्जरीज पर बहुत खर्चा होगा, इच्छाओं पर बहुत खर्चा होगा, घर में मरम्मत भी करानी पड़ सकती है, कोई पाइप डैमेज हो गया, डैम्पनेस कहीं आ गई, सीलन कहीं पे आ गई, तो उसके कारण भी खर्चे होंगे। तो मिश्रित प्रकार का है, वैसे ज़्यादा तो अच्छे ही प्रभाव है, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें कहीं हैं उनका ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैरिड लाइफ में भी ट्रस्ट इश्यूज इसके कारण उत्पन्न हो सकते हैं। चलते हैं दूसरे योग की तरफ, जो कि है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, देखिए ग्रहण दोष तो लग जाएगा 13-14 तारीख से ही, जब सूर्य राहु साथ में आते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण तभी लग सकता है जब अमावस्या हो और फिर ये राहु सूर्य की युति हो। तो ये कब लग रहा है, ये लग रहा है 17 फरवरी को, जब यहाँ पे चंद्रमा भी साथ में हो। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पे लगेगा, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे लगेगा, यहाँ पे बुध भी होंगे। तो देखिए अब ये कहाँ पे लग रहा है ग्रहण, चौथे घर में, ये कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं है ग्रहण लगने का। इसमें आपके नवमेश भी इन्वॉल्व हो गए यानी कि चंद्रमा, आपके दशमेश भी इन्वॉल्व हो गए यानी कि सूर्य, और आपके बुध भी इन्वॉल्व हो गए जो आपके अष्टमेश हैं। तो जब ग्रहण लग रहा है, अष्टमेश है, तो अनिश्चितता, बॉसेस से प्रॉब्लम, घर में जो दिक्कत अभी स्टार्ट हुई थी राहु शुक्र से, उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। कई लोगों के फैमिली प्रॉब्लम्स भयंकर रहने वाले हैं फरवरी के महीने में। कभी कभी होता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि फैमिली टूट तक जाती है। ये वृश्चिक के लिए ऐसा ही टाइम दिख रहा है। लेकिन दशमेश भी है यहाँ पे जिन पर ग्रहण लग रहा है, तो कुछ लोगों के जॉब में भी सडनली प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ लोगों की सडनली जॉब जा सकती है। तो ये ग्रहण जो है ये बहुत संभाल कर आपको व्यतीत करना है, बल्कि ये टाइम आपका अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि 2 ग्रहण लगेंगे, एक यहाँ पे लग रहा है, फिर जो अगला ग्रहण लगेगा वो भी आपके 10वें भाव में ही लग रहा है। तो जॉब पे बन सकती है, जॉब जा सकती है, फैमिली लाइफ के लिए डिस्टर्ब है, पूरा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाएगा आपका। इतने सारे ग्रह चौथे घर में, यानी कि ये चौथा और 10वां, ये वर्क लाइफ बैलेंस दिखाता है। और यहाँ पे इतने सारे ग्रह यानी कि इमोशंस, तो मैंने कहा ना इमोशनल, फैमिली, पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब दिख रही है। और यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का होना, जिनको कार्डियक आदि इशू है ना, उनको भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फरवरी का महीना आपके लिए मे भी शुरुआती भाग थोड़ा अच्छा रहे, लेकिन ये ग्रहण के बाद से टाइम थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है। चलते हैं तीसरे योग की तरफ, जो कि है अंगारक योग। अंगारक योग बहुत विस्फोटक योग होता है। राहु या केतु के साथ जब मंगल होते हैं तो इसको अंगारक योग कहते हैं। अब इसके भी अच्छे और बुरे पहलू होते हैं।
पहला तो मंगल लग्नेश है और उनका दिग्बल समाप्त हो गया, और मंगल छठे घर के स्वामी भी हैं। पहले अच्छी चीज़ों से बात करते हैं। राहु के साथ हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि राहु और केतु की कोई राशियाँ नहीं होती। ये ज्योतिष में कई विवादास्पद टॉपिक हैं जिस पे मतभेद हैं। तो कुछ लोगों का मत है राहु केतु की राशियाँ होती हैं, कुछ का मत है कि नहीं होती है। मेरा मत है नहीं होती है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, ये अलग प्रकार के ग्रह हैं कि जिस भाव में आपके लिए बैठे हैं ना, उनका स्वामित्व ले लेते हैं। तो एक कारण है कि इनको पराशर जी ने भी कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि वो किसी राशि के स्वामी हैं। लेटर ऑन कुछ ज्योतिष के जो विद्वान थे उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, लेकिन इनका, और अगर जो सच में ज्योतिष की गहराइयों तक जाए ना, उनको पता है कि ये इसमें राहु केतु की राशियाँ नहीं हो सकती। कई कारण हैं उसके, क्योंकि जब सृष्टि की उत्पन्न होगी, पंच तत्वों से पहले 5 ग्रह निकले, जिसमें शनि, मंगल, गुरु, बुध और शुक्र थे, और फिर ब्रह्मा जी के नेत्रों से कहीं ना कहीं चंद्रमा सूर्य की उत्पत्ति हुई। तो वहीं पर विधाता ने जो एक, ये बहुत अलग टॉपिक है, लेकिन वहीं पर जो 12 राशि है उनका स्वामित्व तो इन्हीं को दे दिया था। राहु केतु का इंक्लूजन बाद में हुआ है नवग्रहों में, तो उनको राशियाँ नहीं, लेकिन उनको विशेष ये पावर दिया कि भैया आप जिस भाव में बैठेंगे ना, आप उस भाव के स्वामी। तो यहाँ पे राहु चौथे भाव के स्वामी की तरह बिहेव भी करेंगे। तो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी की वृद्धि के लिए अच्छा है। मंगल लग्नेश है, राहु 12वें विदेश के कारक हैं, चौथे घर में बैठे हैं। जो लोग विदेश में हैं, सेटलमेंट आदि का मैंने अभी योग बताया था, ये और भी स्ट्रांग है। विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा योग है। छठे घर के स्वामी है मंगल, राहु के साथ बैठे। कोई बहुत पुराना लीगल केस, प्रॉपर्टी केस चल रहा था, उसको सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, उसको बेचना चाहते हैं या उस पर कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा टाइम है। लेकिन अभी ग्रहण लगा 17 तारीख को, और अब ये मंगल यहाँ पर आ गए, मंगल का दिग्बल समाप्त हो गया। बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। मंगल और सूर्य, अगर रिसेंटली किसी की कुंडली देख रहा था, चौथे घर में मंगल सूर्य, बहुत अच्छी पोजीशन पे। मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा आप अथॉरिटी लैक करते होंगे बहुत बार। तो उन्होंने यही बोला कि हाँ, कहते मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ, लेकिन मेरे को अपने ऑर्डर्स पास कराना भी, बल्कि अपने जूनियर्स से अपने काम निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चौथा भाव में मंगल सूर्य दिग्बल समाप्त हो जाता है। अब क्योंकि वो दोनों ग्रह मिलकर 10वें घर को देख रहे थे और कुछ अच्छे योग भी बन रहे थे, तो बहुत उच्चतम पोजीशन पे है, लेकिन अथॉरिटी नहीं है उनके पास। तो वैसे ही मंगल जब चौथे घर में है, दिग्बल शून्य है, अथॉरिटी नहीं रहेगी, चीजें कंट्रोल में ही नहीं रहेंगी आपके। इसीलिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड टाइम। और मैं फिर से कहूंगा, आप 3 चीजों का इस फरवरी मार्च में ध्यान रखिए सबसे ज्यादा, बल्कि 4। पहला है अपने इमोशनल हेल्थ का, दूसरा है फैमिली लाइफ का, तीसरा है माता जी की सेहत का, और चौथा है एक्सीडेंट्स। क्योंकि चौथे घर में मंगल राहु के साथ, यानी कि और शुक्र भी है, वहीक्यूलर एक्सीडेंट्स। तो ये महीना आपका थोड़ा कष्टकारी मुझे दिख रहा है। महामृत्युंजय का जाप कीजिए, मंगल देवता की आराधना कीजिए, बजरंग बली की आराधना कीजिए, जितना हो सके ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि कष्टकारी टाइम आपका टल जाए। थोड़ा कष्टकारी टाइम तो है आपका फरवरी और मार्च का। चलते हैं चौथे योग की तरफ, जो कि है 2 मार्च से 26 मार्च में शुक्र और शनि की जोड़ी। शुक्र आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे उच्च की अवस्था में, और ये होगा 2 मार्च को। शुक्र आपके सप्तमेश है और 12वें घर के स्वामी हैं। एक तो शुक्र का उच्च का होना बहुत अच्छा, और लक्ष्मी भाव में, यानी कि लक्ष्मी का कारक बन जाते हैं। जो बच्चे विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए एक महीना बहुत अच्छा है। शनि आपके चौथे घर के स्वामी हैं और शुक्र चौथे से चौथे के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी संबंधित लाभ, और अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उसमें और भी लाभ मिलेगा। शुक्र उच्च के हो रहे हैं, जो सप्तमेश यानी कि 10वें से 10वें के स्वामी और शनि के साथ बैठ रहे हैं, तो कुछ रिकॉग्निशन कार्य क्षेत्र में प्रमोशन भी मिल सकती है। अगर रिसेंटली आपकी जॉब गई है, जो मैंने कहा था योग बन रहा है,
तो कुछ लोगों को जॉब भी मिल सकती है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का मौका है और थोड़ा सकारात्मकता लाने का मौका है। तो जो ग्रहण लगा था ना, उससे थोड़ा सा रिलीफ अवश्य ये योग देगा। अब ये अलग बात है कि एक दिन बाद एक और ग्रहण लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये शुक्र शनि की जोड़ी थोड़ी सकारात्मकता लेकर आएगी। ये दोनों ही ग्रह मिलकर 11वें घर को देखेंगे, तो इसमें एक चौथे घर का स्वामी है और एक सप्तम का स्वामी है, यानी कि बिजनेस में तो लाभ आपको होगा और कुछ बड़ी जमीन आदि खरीदने का भी योग आपका बन जाता है। पंचम में शुक्र शनि संतान से थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ला सकते हैं, क्योंकि शुक्र सप्तमेश भी हैं और वैवाहिक जीवन के कारक भी हैं, और शनि सप्तम से नवम के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी, और ये लग्न से त्रिकोण में बैठे हैं। जिनका बहुत टाइम से विवाह का योग नहीं बन रहा था, उनके लिए ये महीना थोड़ा प्रॉस्परस रह सकता है। तो ये शुक्र शनि की जोड़ी थोड़ा रिलीफ अवश्य दिलाएगी। चलते हैं अगले ग्रहण, अगले योग की तरफ, जो कि है 5वां योग और जो कि है चंद्र ग्रहण। जैसा मैंने कहा था 2 ग्रहण लग रहे हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या पे लगता है, तो चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा पे लगता है। तो यहाँ पे केतु और चंद्रमा साथ में है, तब ग्रहण लग रहा है, और ये 3 मार्च को लग रहा है। अब ये देखिए, एक ग्रहण चौथे घर में लगा, उसका प्रभाव 10वें पे था ही, और यहाँ पे फिर से 10वें घर में ग्रहण लग रहा है, इसका प्रभाव चौथे घर। तो मैंने कहा ना कि ये फरवरी मार्च करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, मदर, सेहत, इन सब के लिए कष्टकारी है। और यहाँ पे जॉब जाने की प्रबलता फिर से बन रही है। पिछले वर्ष भी मैंने कई लोगों के लिए बोला था कि जॉब जाएगी, कुछ मैंने अंकित किए, टाइम मैंने अंकित किए थे, और कहीं ना कहीं कई लोगों की उसी टाइम पे जॉब गई थी। अभी भी कंसल्टेशन में को आती है, और ये फिर से वो समय निकल रहा है जहाँ पे जॉब जा सकती है। वैसे भी आपको पता है कि टेक्निकल मार्केट आज की डेट में, जो स्पेशली आईटी आदि जॉब्स हैं, वो बहुत वॉलेटाइल है, बल्कि बहुत अनसर्टन है। और यहाँ पे केतु इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी 10वां घर इन्वॉल्व है। तो स्पेशली जो लोग टेक्निकल फील्ड से, आईटी आदि से हैं, उनके जॉब जाने के चांसेस पूरे फरवरी और मार्च में रहेंगे। ऑब्वियसली अगर व्यक्ति जॉब करता है तो पैसे के लिए ही कर रहा है, किसी के पास खुला पैसा हो तो जॉब क्यों ना करे, एक दिन ना करे। तो केयरफुल रहिए। ऑब्वियसली सबकी जॉब नहीं जाएगी, लेकिन अगर इसमें देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति कुंडली नहीं देख पाता, तो मैं बताऊं कि ये योग है, वो योग है, अलग बात है। एक सामान्य धारणा ये है कि आप देखिए कंपनी में हालात कैसे चल रहे हैं और आपका जीवन इस समय कितना आसान चल रहा है। अगर चीज़ें बहुत स्मूथ है तो यानी कि अच्छा अंतर्दशा आदि चल रही है, नहीं ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है ना, यानी कि बुरा समय है, और कंपनी में भी हालात खराब है, यानी कि जॉब जा सकती है। तो ये ग्रहण भी आपके जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। ये फरवरी मार्च का महीना, जैसे मैंने कहा, थोड़ा कष्टकारी है। चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि है गुरु मार्गी और नवपंचम योग राहु के साथ। गुरु मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च को, और 11 नवंबर को, जितना मुझे याद है, हाँ 11 नवंबर को ही वक्री हुए थे। तो कितने टाइम बाद मार्गी हो रहे हैं। अब अष्टम में एक ग्रह वक्री हो जाता है तो जीवन अस्थिर हो जाता है। तो आपने देखा होगा आपके जीवन में थोड़ी अस्थिरता पिछले वर्ष के अंत से आ गई होगी, मे भी दिसंबर से मान लीजिए, क्योंकि वहाँ पे वो पतित होकर वापस भी आए थे। अब वो आपके चौथे घर को देख रहे थे तो फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस आई होगी। 12वें घर को देख रहे थे तो खर्चे बहुत बड़े होंगे। दूसरे घर को देख रहे थे तो ये भी कुटुंब में दिक्कत दिखाता है। अब एक अच्छी चीज़ है कि वो मार्गी हो जाएंगे। अभी हमने ग्रहण आदि की बात करी, तो वक्री गुरु तो वो ग्रहण के नेगेटिव इम्पैक्ट को और बढ़ाते हैं। तो तभी मैंने कहा ना, फरवरी मार्च का मध्य तक का टाइम कष्टकारी है, लेकिन 11 मार्च को जैसे ही गुरु मार्गी होंगे, उनका जो चौथे घर पे प्रभाव है, तो आपको पुनः इमोशनली स्टेबल करेगा, फाइनेंशियली थोड़ा सा आपके खर्चे कम होना शुरू होंगे, और जो बहुत अनसर्टेनिटी आ गई थी ना, वो थोड़ा सर्टेनिटी में कन्वर्ट होगी। तो काफ़ी केयरफुल रहे यहाँ पे, काफ़ी लाभ दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए। और ये एक ऐसा समय है जहाँ से फिर आपका कमबैक एकदम होगा। कभी कभी बुरा समय आता है तो ना, मैं तो यही कहता हूँ कि सरलता से निकाल लीजिए। तो ये फरवरी के मध्य से मार्च का मध्य, ये यहाँ पे बहुत रिस्क मत लीजिएगा। फिर मार्च के मध्य से एक कहते हैं ना कि रिडेम्पशन का टाइम है, चीज़ों को ठीक करने का टाइम है, तो वैसा आपके लिए प्रतीत होता है। इसके साथ ही यहाँ पे राहु गुरु का नवपंचम योग बन रहा है, क्योंकि गुरु 12वें घर को भी देख रहे हैं, राहु को भी देख रहे हैं, और राहु 12वें घर को और गुरु को देख रहे हैं। तो ये अचानक से धन प्राप्ति, पैतृक संपत्ति से लाभ,
कुछ नया सीखने का मौका, और जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं उनको विशेष लाभ दिलाकर जाएंगे। विदेश यात्राओं का योग भी आपका फिर से पुनः अच्छा बन रहा है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है पिता पुत्र साथ साथ। 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में योग बनेगा, जब पिता पुत्र को ज्वाइन करेंगे। पिता कौन है? सूर्य। तो पुत्र कौन है? शनिदेव। इन दोनों की जोड़ी मिश्रित होती है, अच्छी भी होती है लेकिन उसके बुरे प्रभाव भी होते हैं। दोनों के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन बड़े बड़े लोगों की कुंडली में, स्पेशली जो पावर गवर्न करते हैं, पॉलिटिशियंस हो, बड़े डिप्लोमेट्स हों, आईएएस ऑफिसर्स हों, उनकी कुंडली में शनि सूर्य की युति कई बार मिल जाती है, या तो लग्न कुंडली में नवांश में या दशांश में, या कोई योग बन रहा होता है, या तो केंद्र में होंगे एक दूसरे से। तो इस प्रकार इन दोनों की युति काफ़ी अच्छी भी होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सूर्य 10वें घर के स्वामी है, तो शनि 4थे घर के, यानी कि 10वें से सप्तम के स्वामी, और ये 10वें से अष्टम में है। फिर से कहूँगा, अगर रिसेंटली जॉब गई है तो यह युति एक अच्छी युति है चीज़ों को ठीक करने के लिए। शनि उपचय भाव के स्वामी है, सूर्य भी उपचय भाव के स्वामी है, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को अपने बुद्धिमत्ता और अपनी शारीरिक क्षमता से सॉल्व कर पाएंगे। पंचम में सूर्य शनि की जोड़ी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी होती है, और क्योंकि सूर्य कर्मेश है, लाभ स्थान को देखेंगे तो यहाँ से लाभ, जो रुके हुए लाभ हैं वो भी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन सूर्य शनि की जोड़ी पंचम में संतान से संबंध बिगाड़ती है, और क्योंकि ये भाव नवम से नवम है तो पिता पुत्र संबंध भी बिगड़ सकते हैं। बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं, घर में पिताजी से झगड़े हो सकते हैं, और सरकारी बाधा भी आ सकती है। तो इन एरियाज को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। चलते हैं 8वें योग की तरफ, जो कि है शनि मंगल की जोड़ी। बहुत विस्फोटक योग होता है शनि और मंगल का। मंगल मीन में प्रवेश करेंगे 2 अप्रैल को, और 11 मई तक यहीं पर रहेंगे, और तब तक ये योग रहेगा, क्योंकि शनि तो अभी करीबन काफ़ी टाइम आपके लिए पंचम में बिताने वाले हैं। अब मंगल लग्नेश है, और शनि त्रियेश और चतुर्थेश है। वही मंगल 6ठे घर के स्वामी भी है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। 2 उपचय भावों के स्वामी और लग्नेश पंचम भाव में बैठे हैं। जो प्लानिंग करके रखी थी उसके इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, अच्छी चीज़ है। स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी है, अच्छी चीज़ है। आइडियाज़ आएंगे। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, तो शनि प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी है, और ये दोनों ही 4थे से दूसरे में है, यानी कि प्रॉपर्टी का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। परचेज भी कर सकते हैं, और हो सकता है रेंट आउट भी आपकी प्रॉपर्टी हो जाए, लीज पे चढ़ जाए। और क्योंकि मंगल लग्नेश है, शनि चतुर्थेश है, यानी कि घर में भौतिक सुख भी आएंगे, अच्छी चीज़ें हैं। शनि 4थे घर के स्वामी है, मंगल 6ठे घर के स्वामी है। कोई प्रॉपर्टी के लीगल प्रॉब्लम, कागजात नहीं पूरे हो रहे थे, तो उसको भी पूर्ण करने के लिए अच्छा टाइम है। बुरा किस चीज़ के लिए है? पंचम में मंगल शनि संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं, संतान के लिए अच्छा नहीं होता। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो इस कालखंड में बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये भाव नवम से नवम भी है, और यहाँ पे 4थे घर के स्वामी शनि है। जो फैमिली लाइफ चल रही थी, फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, वो थोड़ा उसी प्रकार से चलेंगे, कोई बहुत रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन पिता से संबंध यहाँ पे आपके बहुत बिगड़ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, पंचम में मंगल शनि गुस्सा बहुत दिलाता है, तो अपने एग्रेशन पर भी आपको नियंत्रण यहाँ पर रखना पड़ेगा। भाई बहन हो, कजन्स हो, रिलेटिव्स हो, सबसे संबंध यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। अच्छी चीज़ यह है कि दोनों ही ग्रह मिलकर, क्योंकि 11वें घर को देखेंगे, तो लाभ, भौतिक सुख, इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कराएंगे। शनि मंगल की जोड़ी विस्फोटक होती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होती है। तो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ के द्वारा लाभ प्राप्ति, बिजनेस आदि में बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि सप्तम से लाभ में बैठे हुए दोनों। लेकिन बाकी कुछ एरियाज जो मैंने कहे ना, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है शनि मंगल बुध की तिकड़ी। बुध भी पंचम भाव में आ जाएंगे, मंगल शनि तो थे ही, सूर्य भी यहीं पे होंगे, लेकिन सूर्य 3-4 दिन के लिए ही और होंगे, तो उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
लेकिन ये तिकड़ी बन गई पंचम में। अभी शनि मंगल की तो मैंने बात करी, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, लग्नेश है मंगल और शनि चौथे घर के स्वामी, कई चीज़ों पे चर्चा हमने करी। अब बुध लाभेश है, तो जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे ना, ये एसेट्स की वृद्धि का योग बना देते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी की बात करी, लाभ स्थान को देख रहे हैं, लेकिन 11वें घर जो है, 11वें भाव के स्वामी 11वां भाव, ये एसेट्स की वृद्धि दिखाता है। नॉट ओनली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी एसेट्स ही है, फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन और भी एसेट्स होते हैं, लिक्विड एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं। आपका गोल्ड भी आपका एसेट है, आपकी जो एफडी है वो भी आपका एसेट है, आपकी जो आरडी है वो भी आपका एसेट है, आपने एसआईपी कराई है, स्टॉक्स लिए हुए हैं, आपने सिल्वर खरीदा हुआ है, आजकल लोग कॉपर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपके एसेट्स हैं। आपने कोई बॉन्ड लिया हुआ है, सरकारी बॉन्ड है, आरबीआई से लिया हुआ है, कॉर्पोरेट बॉन्ड लिया हुआ है, वो भी आपके एसेट्स हैं। तो यहाँ पे एसेट्स की वृद्धि दिखती है। दूसरा, लाभ स्थान इच्छा पूर्ति का भाव होता है और सक्सेस का भाव होता है। तो जब लाभेश मंगल के साथ जुड़ गए यानी कि लग्नेश, और जब शनि भी हो गए, तो बुद्ध की बुद्धिमता, बुद्ध की इच्छा प्राप्ति का योग, मंगल लग्नेश और मंगल का बल और शनि की मेहनत, यानी कि ये वो टाइम है जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। और ये सारे ही ग्रह मिलकर 11वें को देख रहे हैं, यानी कि एकदम इतने लाभकारी स्थिति भौतिक जीवन में उत्पन्न हो सकती है ना, कि जिसका आपको भी आइडिया नहीं। अष्टमेश है बुध, तो स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ मिल सकता है, और इन सब चीज़ों को समझने के लिए भी अच्छा टाइम है, रिसर्च कर रहे बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो ये बुध की जो जोड़ी है इन दोनों ग्रहों के साथ, ये कई प्रकार से आपको लाभ देगी। लेकिन पुनः जो मैंने प्रेग्नेंट विमेन के बारे में कहा था, और संतान से संबंध और लव लाइफ, इन तीनों पर इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये बुध अष्टमेश है। तो इन तीनों ही एरियाज में थोड़ा सा अटेंटिव रहें। चलते हैं 10वें योग की तरफ, जो कि है उच्च के सूर्य बुध आदित्य योग और केतु की दृष्टि। ये कब बनेगा? ये योग बनेगा 30 अप्रैल से 15 मई, जब सूर्य उच्च के होंगे और बुध उनको ज्वाइन करेंगे। बुध सूर्य तो महीने के मध्य में ही उच्च के हो चुके होंगे, 14 तारीख के आसपास, 14 या 15 को, और बुध यहाँ पे 30 अप्रैल को आएंगे। अब ये बुध आदित्य योग बन गया, और ये बहुत अच्छा बुध आदित्य योग है, क्योंकि छठे घर में बन रहा है और सूर्य उच्च के हैं। बुध आदित्य योग एक बहुत कॉमन योग है, जैसे गजकेसरी योग है। अब गजकेसरी योग की अगर प्रबलता देखें तो लेट्स से कि गुरु यहाँ पे है, तो एक महीने में 10 दिन गजकेसरी योग बनेगा, 2.5 दिन यहाँ, 2.5 दिन यहाँ, 2.5 दिन यहाँ, 2.5 दिन यहाँ। ये एग्जाम्पल के तौर पे का है। तो गजकेसरी भी कॉमन योग है। बुध आदित्य भी बहुत कॉमन योग है, क्योंकि सूर्य से बुध ज़्यादा दूर जा ही नहीं सकते। बुध या तो एक घर पीछे एक घर आगे मैक्सिमम, या साथ में। लेकिन इन योगों की प्रबलता देखनी पड़ती है। कई बार लोग कुंडली लेकर आते हैं, अब आजकल 3-3 दिन में लोग ज्योतिष सीख रहे हैं। अभी रिसेंटली एक बात है, बच्चा क्या मतलब कि बहुत यंग था, मेरी कुंडली में तो पंच महापुरुष योग बना हुआ है, क्यों मेरे को सफलता नहीं मिल रही, मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर, सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आपने कहाँ से पढ़ लिया कि एक योग है पंच महापुरुष योग? उन्होंने बताया, मैंने कहा ठीक है, पंच महापुरुष तो है, लेकिन उसके कैंसलेशन भी तो होते हैं। कई ऐसे योग होते हैं कुंडली में, अगर वो आपकी कुंडली में विद्यमान है तो सारे योग या उनकी जो प्रबलता है वो निरस्त हो जाती है। कई ऐसे अरिष्ट योग हैं, कई ऐसे दरिद्र योग हैं। बस अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ ली और फिर बोला कि हम पे ज्योतिष काम नहीं करती। तो खैर वो इस प्रकार से, मैं कहा योग समझना चाहिए कि किस प्रकार से बनना है। अब यहाँ पे आपका जो बुध आदित्य योग है बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य को बहुत स्थान बल मिला हुआ है, और छठे घर के सूर्य अच्छे होते हैं, छठे घर के बुध भी अच्छे होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। सूर्य कर्मेश है तो बुध लाभेश है, तो करियर में पैसा बढ़ेगा, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, कार्य पूर्ण होंगे, सरकारी जॉब का कारक बन जाते हैं। क्योंकि सूर्य जब छठे घर में गोचर करते हैं और आपके 10वें घर के सामने भी है, और छठा घर कंपटीशन का, कोई आपका एग्जाम है, इंटरव्यू है, सरकारी जॉब के लिए अच्छा करेंगे। और क्योंकि बुध अष्टमेश है और सूर्य दशमेश है और ये अर्थ त्रिकोण में है, जॉब चेंज करने का भी बहुत अच्छा योग है। बुद्धिमत्ता बहुत साथ देगी, बहुत एनालिटिकल रहेंगे, बहुत शार्प माइंड रहेगा, और इवन लीगल कार्यों को कॉम्प्रोमाइज करने का योग भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये बुध आदित्य योग तो आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है।
चलते हैं 11वें योग की तरफ, जो कि है मंगल केतु का त्रिकोणीय योग, त्रिकोणीय संबंध योग। मंगल छठे घर में आ जाएंगे आपके 11 मई को और 21 जून तक यहीं पर रहेंगे। बहुत ही प्रॉपर शत्रुहंता योग बना रहे हैं, बहुत ही उच्च कोटि का विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। जो फरवरी मार्च में प्रॉब्लम आई थी, लेट्स से कुछ लोगों की जॉब चली गई हो, कुछ लोग के जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हो, तो वो प्रॉब्लम से निकलने का योग है। आपके लग्नेश ही विपरीत राजयोग में आ गए, यानी कि आपको अपनी अवस्थाओं से, अपनी परिस्थितियों से जो आपको तंग कर रही थी, उनसे निकलने का एक मौका मिलेगा। विपरीत राजयोग हमेशा थोड़ा परिस्थिति को बदल कर अवसर देता है, तो बदलाव के लिए रेडी रहिएगा। शत्रुहंता योग है, लीगल एरियाज में काम आएगा, कंपटीशन के लिए काम आएगा, कार्य क्षेत्र में काम आएगा, कार्यों को पूर्ण करने की कैपेसिटी रहेगी आपके अंदर, खुद में क्षमता रहेगी। यहाँ पे केतु का इम्पैक्ट भी है, करियर के लिए बहुत अच्छा है, कुछ रोल बदल सकते हैं, आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो ये जो मंगल का विपरीत राजयोग है, शत्रुहंता योग है, और केतु का भी उनसे जो प्रभाव है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब इसका एक ही इम्पैक्ट है नेगेटिव, कि भैया ठीक है मंगल छठे घर में बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो लग्नेश भी तो है, और जब लग्नेश जाएगा रोग भाव में, रोग रिपूर्ण के भाव में, और केतु का प्रभाव, और यही मंगल लग्न को देखेंगे, इंजरीज और सर्जरीज का योग बन रहा है। तो कई अच्छी चीज़ें भी हैं इससे, लेकिन कुछ बुरा। मैं हमेशा कहता हूँ, कभी मत मानिए ज्योतिष में कि एक योग आपको केवल अच्छा ही या एक ग्रह अच्छा ही प्रभाव देगा। हो सकता है लग्न में राहु और चंद्रमा की युति आपको बहुत क्रिएटिव बनाए, लेकिन वही क्रिएटिव व्यक्ति अपने अंदरूनी कितने स्ट्रगल से जूझ रहा होगा ना, कितने उसके जो इंटरनल डीमंस होंगे, वो आप उसको ही पता होगा। मेरे पास एक कॉमेडियन की कुंडली है जो बहुत पॉपुलर है, मेरे क्लाइंट है, बहुत बार बल्कि आजकल तो वो स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, लेकिन मूवीज़ वगैरह में भी आए हैं। उनकी कुंडली मैंने देखी, अभी भी याद है, बुध राहु चंद्रमा की युति लग्न में। उनसे बात हो रही थी, तो कई बार बात हो चुकी है अब तो। मैंने पूछा कि जो आंतरिक रूप से आप परेशान रहते हैं उसको कैसे डील करते हैं, या किस प्रकार से वो चीज़ आप सामने नहीं आने देते। तो उनसे वही बात चल रही थी, उन्होंने यही कहा कि लोगों को नहीं पता कि मेरे जीवन में कितना दुख है। फिर मैंने कुछ उनको रेमेडीज़ बताई है, तो ठीक है प्रभाव उन पर है उसका थोड़ा बहुत, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कुछ अच्छे योग होते हैं या कुछ योग होते हैं जिनके अच्छे प्रभाव हैं, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि फिर से मैं कहूँगा 12 ही ग्रह हैं, 12 ही भाव हैं, 12 ही राशियाँ हैं और 9 ही ग्रह हैं, तो इनसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, बाकी फिर वर्ग कुंडलियाँ दशांतशा आ जाती, लेकिन एक ग्रह एक जगह पे अच्छा तो वहीं पर दूसरी जगह पर बुरा प्रभाव देते। तो ये मंगल जहाँ कई एरियाज में आपको शुभ लाभ देंगे, लेकिन वहीं पर इंजरी, सर्जरी और गुस्से का भी योग बना देते हैं, थोड़ा सचेत रहिएगा। अब बात करते हैं शुक्र गुरु साथ साथ। 14 मई से 2 जून शुक्र गुरु साथ साथ होंगे, शुक्र ज्वाइन करेंगे गुरु को। अब ये अगर देखें तो एक बहुत अच्छी जोड़ी बन गई है। वैसे शुक्र गुरु साथ में बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि दोनों ही गुरु है ना, दोनों भी कोई भी ज्ञान युक्त दो लोग साथ में हो जाए ना तो प्रॉब्लम ही होती है। वैसे तो क्या कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, उल्टा ही होता है। लेकिन आप आज सोशल मीडिया पे देख लीजिए, किसी भी फील्ड में जहाँ पे थोड़ा ज्ञान है, धर्म के लोगों को देख लीजिए, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। अध्यात्म के लोगों को देख लीजिए, एक दूसरे की बुराई। ज्योतिष में देख लीजिए, ज्योतिष में तो और भी बुरा हाल है, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियाँ और गलत गलत चीज़ें बोलना, कि बस मेरे को ही सब कुछ आता है, दूसरे की निंदा करना हर जगह। क्योंकि विद्या ददाति विनयम ये कोई मानता नहीं है। वैसे ही जब ये दोनों जो विद्याओं से परिपूर्ण ग्रह जब साथ में आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। गुरु शुक्र सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह, तो इनकी युति के पहले अच्छे परिणाम देखते हैं। 12वें घर के स्वामी है शुक्र, और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और सप्तमेश भी है, और गुरु क्या है, धनेश भी है, पंचमेश भी है। बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ, आपके पति या पत्नी को बहुत बड़ा लाभ। और अष्टम में गुरु शुक्र, एक लक्ष्मी तो एक धन, यानी कि बड़े धन की प्राप्ति, अचानक से बहुत बड़ा धन यहाँ पे आ सकता है। गुप्त धन की वृद्धि, साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है। जिन लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज है उसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा टाइम है। अष्टम भाव, इसको बीज स्थान कहा गया है।
कुछ लोग समझते हैं कि राशिफल ही केवल कुंडली का विश्लेषण होता जैसा होता है, बिल्कुल नहीं होता। कुंडली का विश्लेषण तो एक अलग ही स्तर पर करना होता है। एट द सेम टाइम हमें बहुत चीज़ें देखनी होती हैं कि अगर संतान नहीं हो रही तो केवल पंचम को देखकर बोल दिया कि भाई ये खराब है, नहीं। आपको अष्टम भी देखना है, तीसरा भी देखना है, क्षेत्र सूट भी देखना है, बीज सूट भी देखना है, आरूढ़ पद भी देखना है, फिर सप्तांशा भी देखनी है। फिर जाके आप एक निष्कर्ष पे बोलेंगे भैया संतान होगी नहीं होगी, क्या उपाय कर सकते हैं, कौन सा टाइम है। इसलिए कई बार कंसल्टेशन होते हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ कि जो मेरे लोग हैंडल करते हैं कि भाई वो लोग क्वेश्चंस लिख के भेजा करें ताकि मैं एनालाइज कर लूँ। कई लोग नहीं भेजते और क्योंकि एट द मोमेंट एनालाइज करना, फिर वो क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है कंसल्टेशन में, तो इसलिए एक जो पढ़ा लिखा ज्योतिष है ना, वो हमेशा क्वेश्चन पहले पढ़ के एनालाइज करके फिर ही आंसर देता है। इसलिए जो लोग कंसल्टेशन लेते हैं मैं उनको रेकमेंड करता हूँ। कुछ लोग नहीं भेजते, बोलते एट द मोमेंट पूछ लेंगे, तो फिर ऑब्वियसली एक जो प्रोबेबिलिटी होती है ना कि अच्छी प्रेडिक्शन की, वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत चीज़ें एट द मोमेंट एनालाइज करनी पड़ती है। राशिफल नहीं होता, कुंडली का जो एक पर्टिकुलर कंसल्टेशन होता है उसमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये जैसे मैंने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है, स्पेशली जिनको फर्टिलिटी इशू, और यहाँ से दोनों ही ग्रह मिलकर धनस्थान को देखेंगे तो धन प्राप्ति के योग, कुटुंब में वृद्धि, कुटुंब में लाभ, जो फैमिली इश्यूज आपको आए थे शुरू में फरवरी मार्च में, उनको सॉल्व करने का मौका, विदेश जाने का मौका बहुत अच्छी होती है। और आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हुई है तो उसका निवारण भी यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये गुरु शुक्र की युति बहुत अच्छी है, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। हाँ, सप्तमेश है शुक्र, तो जब अष्टम में जाएंगे मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ईगो क्लैशेस से लेकर ट्रस्ट इश्यूज मैरिड लाइफ में आ सकते हैं। चलते हैं 13वें योग की तरफ, जो कि है उच्च के गुरु और नव पंचम योग। इस वर्ष का आपके लिए यानी कि वृश्चिक के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट योग है ये। क्यों? क्योंकि गुरु उच्च के हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? भाग्य स्थान में। कहाँ देखेंगे? लग्न को। कौन से भाव के स्वामी? धन स्थान के, लक्ष्मी स्थान के। भाग्य, धन, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लग्न, ये कॉम्बिनेशन कितना सुंदर बन रहा है आपके लिए। 12 वर्ष में एक बार गुरु उच्च के होते हैं, और वो आपके लिए तो जब भी उच्च के होंगे तो नवम भाव को देखेंगे, नवम भाव में बैठेंगे, लग्न को देखेंगे। बहुत सुंदर समय है आपके लिए। भाग्य एकदम पलट जाएगा जून के बाद से आपके लिए। बड़े पद की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि हो, विद्या की वृद्धि हो, भाग्य की वृद्धि हो, हर चीज में इसका लाभ मिलने वाला है। एक ग्रह की कई अवस्थाएं बताई गई हैं ज्योतिष में, दीप्तादि अवस्था, तो उसमें एक ग्रह अगर उच्च का होता है उसको स्ट्रांग माना जाता है। स्थान बल भी होता है ग्रहों का, उसमें भी एक ग्रह अगर उच्च का है तो उसको बहुत बल मिलता है। तो यहाँ पे गुरु उच्च के हैं, और जैसा मैंने कहा धनेश हैं, पंचमेश हैं, तो धन, विद्या, क्रिएटिविटी सबके योग है। संतान का योग है सबसे बड़ा तो। और यहाँ पे शनि को भी देखेंगे तो पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता, स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ है। संतान प्राप्ति का बहुत शुभ योग है। शनि आपके तीसरे घर के स्वामी है, तो बृहस्पति आपके धन स्थान है, यानी कि अपनी मेहनत से, अपनी क्वालिटी से, अपने टैलेंट से बहुत उच्चतम पद पर पहुंचेंगे। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है लग्न को, पंचम को, नवम को कनेक्ट करें, यानी कि धर्म का योग बन रहा है, तो धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी और आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत आराम से पूरा कर पाएंगे। ये तो आपके लिए इस वर्ष का सबसे बड़ा, देखिए इस वर्ष तो कहिए तो राहु केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो एकदम वर्ष के अंत में है, 2026 के एकदम एंड में, दिसंबर में 7 या 8 दिसंबर को होगा, तो वो इस वर्ष में उसका प्रभाव बहुत एंड में दिखेगा। लेकिन इस वर्ष का सबसे बड़ा गोचर तो देवगुरु बृहस्पति का ही है। तो बहुत विशेष योग है, बहुत इम्पॉर्टेंट योग है, इसका लाभ उठाइए। जीवन की वृद्धि करके जाएगा योग, और शनि का एक्टिवेशन यानी कि कर्म और भाग्य दोनों ही साथ देने वाले हैं। चलते हैं 14वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र गुरु फिर से साथ साथ। अभी तो थोड़ी देर पहले युति बनी थी, वैसे ये वर्ष में एक बार ही साथ में आते हैं औसतन, लेकिन कभी कभी होता है कि जोड़ी बनी और तब गुरु का भी परिवर्तन हो गया आसपास, क्योंकि वैसे तो गुरु तो एक राशि में एक साल रहते हैं, लेकिन शुक्र तो हर 28 दिन में, 27 दिन में राशि बदल लेते हैं।
तो शुक्र गुरु, शुक्र आ जाएंगे यहाँ पे नवम में 8 जून से। वैसे तो 4 जुलाई तक रहेंगे, लेकिन हम जून के अंत तक ही कंसीडर करेंगे, वहीं तक का राशिफल है। अभी हमने गुरु की जो बात करी ना, आप समझिए कि उस शुभता को कई गुना बढ़ा देगा ये योग, क्योंकि ये फिर से 2 सबसे शुभ ग्रह भाग्य स्थान में है, जिसमें से शुक्र 12वें घर के स्वामी है। जो लोग विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि बृहस्पति धनस्थान के स्वामी है, तो विदेश से लाभ, विदेश में नौकरी, विदेश में बिजनेस, और क्योंकि बृहस्पति पंचमेश है, शुक्र 12वें घर के स्वामी है, विदेश में जो बच्चे स्टूडेंट्स जाना चाहते थे उनके लिए योग है, बहुत सौभाग्यशाली योग है। नवम में गुरु शुक्र, इसको अष्टलक्ष्मी योग भी कहा गया है, सौभाग्य लक्ष्मी योग भी कहा गया है, सौभाग्यशाली योग भी कहा गया है। और ये दोनों ग्रह तीसरे घर को देखेंगे, यानी कि बल पराक्रम क्षमता भी रहेगी। शुक्र सप्तमेश है, राजयोग बना रहे हैं, उच्च के गुरु के साथ बैठ गए, यानी कि बिजनेस में तो भरपूर धन मिलेगा। 10वें से 12वें में है, कुछ लोगों के बहुत अच्छे प्रमोशंस भी हो सकते हैं और ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं। ट्रांसफर के ज़्यादा योग हैं, बट विद बल्कि सैलरी इंक्रीज के योग बन रहे हैं। और विवाह का योग है, क्योंकि सप्तमेश उच्च के ग्रह के साथ बैठ गया, यानी कि बृहस्पति। तो ये शुक्र गुरु की जोड़ी तो आपके लिए और भी अच्छी है। दोनों ही गुरु हैं, तो हो सकता है यहाँ पे आपको सच में जीवन में एक गुरु मिल जाए, कोई मार्गदर्शन देने वाला मिल जाए, तो बहुत अच्छा योग है, इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं 15वें योग की तरफ, जो कि है मंगल पर दृष्टि शनिदेव की। मंगल का राशि परिवर्तन 21 जून को होगा, और यहाँ पे करीबन अगस्त के शुरुआती भाग तक रहेंगे, मध्य तक रहेंगे अगस्त के। लेकिन फिर से जैसा मैंने कहा कि हम केवल जून के अंत तक ही देख रहे हैं, तो उससे आगे मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। शनि का प्रभाव मंगल, पहले तो मंगल लग्नेश है, सप्तम में आते ही राजयोग बनाते हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। विवाह का योग बन रहा है, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, विवाह का योग बन रहा है, विवाहित जीवन की बात नहीं कर रहा, विवाह का योग बन रहा है, ठीक है। मंगल आपके 6ठे घर के स्वामी हैं। कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि यहाँ से लग्न को देखेंगे, या बिजनेस में कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही थी, वो सॉल्व हो सकती है। सप्तम में मंगल है, जो सप्तम से 12वें के स्वामी है, और शनि की दृष्टि है। तो पहला तो कोई मशीनरी आदि की प्रॉब्लम आपके बिजनेस में आ रही थी, आप कोई बड़ी मशीनरी, कोई बड़ा प्लांट, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी या मैन पावर हायर करना चाहते हैं, मैन पावर बड़े स्तर पर कुछ चेंज लाना चाहते हैं, उसका योग अच्छा है। क्योंकि शनि 4थे घर के स्वामी है, मंगल लग्नेश है, और ये 4थे से 4थे में योग है। घर का रेनोवेशन आदि का भी अच्छा योग है, सब बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल सप्तम में आ गए तो क्या हुआ, मंगल दोष। और जब यहाँ पे मंगल दोष स्टार्ट होगा तो 90 दिन तक रहेगा, क्योंकि पहले 45 दिन यहाँ पे, फिर 45 दिन यहाँ पे। अब मंगल सप्तम से 12वें के स्वामी है, इसीलिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जब 6ठे भाव का योगदान आ गया तो डाइवोर्स के चांसेस बन जाते हैं। और शनि की दृष्टि तो पड़ ही रही थी, अब शनि की दृष्टि पड़ रही है, अभी भी रहेगी, और मंगल का प्रभाव और आ गया। और जैसे मैंने कहा, मंगल सप्तम से 12वें के स्वामी है। मैरिड लाइफ में भूचाल आ सकता है, अचानक से डाइवोर्स की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। अचानक से तो नहीं, बल्कि जिनकी प्रॉब्लम चल रही है, और जिनकी प्रॉब्लम नहीं है उनमें बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है। शत्रु थोड़े से हावी रहेंगे, फैमिली प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे रहेंगी, और कुछ लोग आपकी इमेज को भी खराब करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये मंगल पर शनि का प्रभाव थोड़ा मिश्रित ही रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। चलते हैं आखिरी योग की तरफ, जो कि है 16वां योग, जो कि है बुध गुरु साथ साथ। बुध और गुरु, ये इनका मिलन होगा 22 जून से 30 जून के बीच में। वैसे तो जुलाई के शुरुआती भाग तक रहेंगे यहाँ पे बुध, लेकिन फिर से हमने जून के अंत तक ही कंसिडर किया है। यहाँ पे शुक्र भी कुछ टाइम तक रहेंगे, तो उनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। बुध आपके लाभेश हैं, गुरु आपके धनेश हैं। तो पहला तो बहुत उच्च कोटि का धन योग बन रहा है, क्योंकि जब भी लाभेश धनेश मिलते हैं तो धन बहुत आता है। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। अब क्योंकि शुक्र का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि विदेश से पैसा आएगा, बिजनेस में वृद्धि होगी। और क्योंकि बुध यहाँ पे आपके अष्टमेश है, तो ये अचानक से पैसा आएगा। यहाँ पे पनभरा भाव आपके एक्टिवेट हो चुके हैं। मैं कई बार इसको बताता हूँ,
मे भी आपकी वीडियो में बताया हो, नहीं बताया, याद नहीं मेरे को, लेकिन 2, 5, 8, 11 पनफरा स्थान इनको कहते हैं। कुंडली में कई ऐसे भाव हैं, जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि उपचय भाव, अपोक्लिम भाव भी होते हैं, केंद्र होते हैं, त्रिकोण होते हैं, पनफरा भाव होते हैं, त्रिक भाव, त्रिक स्थान, त्रिषढ़ाय। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष में बहुत टेक्निकल है। तो कैसे कनेक्शन हो रहा है? दूसरे घर के स्वामी कौन है? बृहस्पति। 5वें घर के स्वामी कौन है? बृहस्पति। 2-5 का कनेक्शन। 8वें घर के स्वामी कौन है? बुध। 11वें घर के स्वामी कौन है? बुध। और क्योंकि ये लक्ष्मी भाव में है जिसमें बृहस्पति उच्च के हैं, जून तो जाते जाते आपको बहुत बड़े धन का लाभ करवा कर जाएगा। यहाँ पे शुक्र की प्रबलता के कारण और भी लाभ मिल सकता है, और ये भाग्यशाली योग भी है क्योंकि बुध यहाँ पर आ गए, शुक्र यहाँ पर आ गए, गुरु यहाँ पर आ गए। मैंने क्या कहा था कि शुक्र और गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हैं तो उनको वो शुभ फल देते हैं, बुरे ग्रहों के साथ उनकी प्रबलता उनके जैसे खराब फल देने की भी बन जाती है। इसको एज इट इज़ नहीं लेना चाहिए, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तीनों ही शुभ ग्रह आ गए, क्योंकि बुध कंडीशनल है और क्योंकि वो 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, जून का महीना तो जाते जाते आपको एक अलग ही ऊंचाई पर लेकर चल जाएगा। करियर हो, बिजनेस हो, धन हो, इच्छाओं की पूर्ति हो, भाग्य हो, पराक्रम हो, विदेश हो, हर चीज़ में आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये योग बहुत अच्छा है, और जैसे मैंने कहा जून का महीना तो आपके लिए दिख ही रहा है कि बहुत श्रेष्ठ है। आई थिंक फरवरी के मध्य से मार्च के मध्य तक का टाइम ये आपके लिए थोड़ा टेस्टिंग रहेगा, फिर से कहूँगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, स्पेशली जून, ये तो आपके लिए एक अलग ही लेवल पर सफलता दिखा रहा है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।